या सादगी की इंतहा। मैं ज़्यादा लिख या कह नहीं सकता। आप तो सब्र कर सकती हैं कि मेरी रूह में क्या है। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा आपसे बात कर सकूं और आपको देख सकूं, लेकिन मैं नहीं जानता क्या करूं। जो शख्स आपसे दोस्ती कर चुका हो, उसके लिए मुमकिन नहीं कि वो आपके बगैर जी सके। बराए करम मैंने जो लिखा है उसके लिए मुझे माफ़ फरमाइए। ये खत इलामा इकबाल के एम्बली एमा वेगेनास के नाम जर्मन ज़बान में लिखे गए मुतअद्दिद खतूत में से एक है। एमा से इकबाल की मुलाकात दरियाए नेकर के किनारे वाक़या सर सब्ज़ो शादाब मनाजर से मालामाल कस्बे हाइडेलबर्ग में हुई थी। एक तो माहौल रोमान परवर, ऊपर से इकबाल भरपूर जवानी के आलम में, और फिर हसीनो जमील एमा। हैरत की बात ये नहीं कि एक हिंदुस्तानी शायर का दिल उन पर आ गया, ना आता तो हैरत होती। इकबाल की नज़म एक शाम, उनके जज्बात का अंदाज़ा यहाँ से होता है। खामोश है चांदनी कमर की, शाखें हैं खामोश हर छजर की। वादी के नवा फरोश खामोश, कहसार के सब्ज़ पोश खामोश। फितरत बेहोश हो गई है, आगोश में शब के सो गई है। कुछ ऐसा सकूत का पशु है, नेकर का खराब बेसकू है। ऐ दिल तू भी खामोश हो जा, आगोश में गम को लेके सो जा। इकबाल के दिल में एमा का क्या मकाम था और उनके एमा से तल्लुकात की नौइयत क्या थी, इसका कुछ अंदाज़ा इस खत से लगाया जा सकता है। 21 जनवरी 1908 को उन्होंने लंदन से एमा के नाम खत में लिखा, मैं ये समझा कि आप मेरे साथ मजीद खतो कताबत नहीं करना चाहती और इस बात से मुझे बड़ा दुख हुआ। अब फिर आपका खत मसूल हुआ है, जिससे मुझे बड़ी मसरत हुई है। मैं हमेशा आपके बारे में सोचता रहता हूँ और मेरा दिल हमेशा बड़े खूबसूरत ख्यालों से मामूर रहता है। एक शरारे से शोला उठता है और एक शोले से एक बड़ा लावा रोशन हो जाता है। लेकिन आप सर्द महर हैं, गफलत शार हैं। आप जो जी में आए कीजिए, मैं कुछ ना कहूँगा, हमेशा साबर शुक्र रहूँगा। इकबाल इस वक्त ना सिर्फ शादीशुदा थे, बल्कि 2 बच्चों के बाप भी बन चुके थे। ये अलग बात है कि 18 बरस की उम्र में वालदेन की पसंद से करीम बीबी से होने वाली इस शादी से वो सख्त नाखुश थे। एक खत में उन्होंने लिखा, मैंने वालिद साहब को लिख दिया है कि उन्हें मेरी शादी तय करने का कोई हक़ नहीं था, खुसूसन जब कि मैंने पहले ही इस किस्म के किसी बंधन में गिरफ्तार होने से इनकार कर दिया था। मैं इसकी कफालत के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसको साथ रखकर अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बना लेने के बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। एक इंसान की हैसियत मुझे भी खुश रहने का हक़ है। अगर समाज या कुदरत मुझे ये हक़ देने से इनकार करते हैं तो मैं दोनों का बागी हूँ। अब सिर्फ एक ही तदबीर है कि मैं हमेशा के लिए इस बदबख्त मुल्क से चला जाऊँ या फिर शराब में पनाह लूँ, जिससे खुदकुशी आसान हो जाए। बरतानिया में पहुंचकर मशरक़ की बरअसारियत से मामूर गैर मामूली हद तक ज़हीन व फ़तीन इकबाल ने ख़वातीन की तवज्जो मक़नातीस की तरह अपनी तरफ खींच ली। उस वक्त तक उनका कलाम शुमाली हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मारूफ हो चुका था। लोग गलियों में उसे गाते फिरते थे और उस शोहरत के कुछ चर्चे इंग्लिस्तान में भी पहुंच चुके थे। उनसे मुतासर होने वाली उन्हीं ख़वातीन में से एक अतिया फैज़ी भी थी, जिन्होंने एक किताब में इकबाल की इस दौर पर रोशनी डाली। अतिया फैज़ी बम्बई के एक मतमूल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनके वालिद हसन अफंदी बड़े ताजर थे, जो दूसरे ममालिक का सफ़र करते रहते थे। वो रोशन ख्याल थे और उन्होंने न सिर्फ अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवाई, बल्कि उन पर पर्दा करने का दबाव भी नहीं डाला। इस वक्त के कटे हुए हिंदुस्तानी माशरे में ये बात अनोखी थी कि एक खातून जो न सिर्फ
बे हद पढ़ी लिखी बल्कि मर्दों की महफिल में बैठकर उनसे बराबरी की सतह पर मकालमे कर सकती थी। यही वजह है कि अतिया ने इकबाल के अलावा शिबली नुमानी को भी मुतासर किया, जिसकी तब्दील शिबली की हयात मुआशिका में मिल जाती है।